पर विनोद, आप होता देखेंगे ऐसा ऐसा ही होता है अगर सब कुछ जैसा इंडिकेशंस मिल रही हैं, पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। चुनाव तो खैर बदल भी सकते हैं, नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसा विजय भाई ने कहा, आपने भी कहा कि बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। तो क्योंकि हमारे राजीव कुमार जी शेर व शायरी की शौकीन है, तो इस बार पता नहीं आज उन्होंने शेर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वरना वरना एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार और पिता तुल्य गुरु थे कन्हैयालाल नंदन। आ रही है आवाज आपकी, बोलते रहिए जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ। तो उनके कविता की लाइन थी कि जब सारा जीवन बीत गया संबंधों को ढोते ढोते, तब जाकर ये पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो चुनाव आयोग ने आज विपक्ष के सवालों का निराकरण करने की कोशिश की है। ये पहले भी हो सकता था। और देखिए, आज जिन सवालों का निराकरण किया है, जिनको एड्रेस किया, ठीक बात है, लेकिन अगर कल कुछ नए सवाल उठते हैं, तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, अगर कुछ नए सवाल उठते हैं तो उठाने का अधिकार उनको है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आज हमने नहीं, और आज क्या पूरे सवालों के जवाब मिल गए कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन कोई शख्स कर रहा है, कोई स्टार कैंपेनर कर रहा है, तो भाई उनकी पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस क्यों भेज दिया? ये तो आज तक नहीं हुआ चुनाव आयोग के इतिहास में। हाँ, तो इस सवाल का तो कोई खास जवाब उन्होंने दिया नहीं। जहाँ तक कि ये सवाल तो सवाल है, ये सवाल सिर्फ पार्टियों का नहीं है, ये हम लोगों का भी सवाल है, मीडिया का भी सवाल है कि हमारे जो है जितना अनुभव हम लोगों का हमारा सबका है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। हमेशा नियम यही है कि जो वायलेशन करे आचार संहिता का, उसको ही नोटिस दिया जाता है। और जो पार्टी को भी नोटिस दिया, पार्टी का क्या जवाब था और आपने उसके बाद क्या कार्रवाई की, वो कहां अभी सामने आ पाया है? या मैं कहीं मिस आउट कर गया उस खबर को विनोद? नहीं, उसमें भी देखिए, कांग्रेस ने जवाब दे दिया था, बीजेपी ने समय मांगा था, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन अपडेट क्या है, कार्रवाई क्या हुई, ये हमें पता लगा क्या? कोई चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया उसका, क्या उससे फैसला किया, इसकी कोई जानकारी पब्लिक को नहीं है। तो ये सवाल तो उठेगा, आप पार्टियां ना उठाएं, मीडिया तो उठाएगा, आप उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, विजय भाई उठाएंगे, पत्रकार, क्योंकि हमारा तो अधिकार है लोकतंत्र में सवाल उठाने का। तो चुनाव आयोग को सवालों में हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाकी नतीजे जो भी होंगे, जिस पक्ष के पक्ष में होंगे, वो शायद सराहना करे, बधाई दे, और जिसके पक्ष में नहीं होंगे वो जरूर मीनिंग निकालेगा। ये तो आदत है हमारी। तो लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया जिस तरह संपन्न हुई है, जैसा भी हम लोगों की आदत है कि शादी ब्याह हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई जो हो गया सो हो गया, आउटकम फाइनल जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कल नतीजा क्या होगा और सरकार कैसी और किसकी बनेगी। कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उसमें अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हेट स्पीच का मामला था दोनों जगह। तो क्या चुनाव आयोग ने सभी पार्टी को, दोनों पार्टी है जिनको भी सवाल किया है, क्या उनको बरी कर दिया? नहीं, हेट स्पीच में उसमें एक और सवाल, उसका जवाब मिल गया क्या? चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए आखिरी 2 चरणों में कि आप संविधान, आरक्षण, इन मुद्दों का जिक्र ना करें। भाई संविधान का जिक्र नहीं करेगा चुनाव में और क्या करेगा आदमी? संविधान तो देश की बुनियाद है, नींव है, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। चुनाव ही संविधान के लिए है। एग्जैक्टली, संविधान को बचाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है ना। लोकतंत्र तो चुनाव आयोग के वो निर्देश बड़े दिलचस्प थे कि संविधान पे बात नहीं करेंगे, अग्निवीर पे बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, लेकिन सबने बात की उस पर। सबने बात की उन निर्देशों के बाद, और चुनाव आयोग ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया कि भाई आप जब निर्देश जारी हो गए उसके बाद भी जो 2 चरणों के चुनाव में आप भाषण उठा के देखिए, चाहे विपक्ष के चाहे सत्ता पक्ष के, सबने अपने अपने मुद्दों पर लगातार बात। तो कुल मिलाकर चुनाव हिंदू मुसलमान करना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना संविधान के खिलाफ है, तो हिंदू मुसलमान भी ना करो और संविधान की बात भी ना करो। वो तो बैलेंसिंग एक्ट का चुनाव आयोग ने अब ये कैसी बैलेंसिंग एक्ट? नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक दबाव था कि भाई हिंदू मुसलमान की बात न की जाए, तो संविधान भी साथ में जोड़ दिया। अब एक और चीज, अब मैं थोड़ी बात करने वाला हूं कुछ खान पान की, और इसमें एक चीज और मैं रोक नहीं पा रहा हूं विनोद, कि आप स्टूडियो में नहीं हैं। अब दोपहरी में वो जो कहा जाता है ना स्वयंसेवकों के बारे में, भोजन, भाषण और विश्राम, बैठक, भोजन और विश्राम। हाँ, और आपका भोजन, विश्लेषण और विश्राम, और अब विश्राम करके फिर विश्लेषण घर से ही करने लगे। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, दफ्तर में है। एक मीटिंग की वजह से नहीं आ पाया हमारी। पर जब हम भोजन की बात कर रहे हैं
तो लड्डुओं की तैयारी भी हो रही है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, और दिलचस्प इसलिए है ये खबर कि ये जो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, ये तैयार किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 10,000 बूंदी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, और तैयार कौन करवा रहा है? ये बीजेपी करवा रही है। जबकि ये दिलचस्प क्यों हो जाती है खबर? जबकि जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो महाराष्ट्र को लेकर एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। एबीपी और सी न्यूज का जो सर्वे है उसमें तो बढ़त दरअसल इंडिया को मिलती दिखाई दे रही है, एनडीए को नहीं। पर ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। संदीप ये एमसीडी के चुनाव में लड्डू तैयार किए थे बीजेपी ने, फिर पता नहीं लगा बांटे तो बांटे किसे। बांटे कि नहीं बांटे। लेकिन संदीप जी, हमेशा जो है ना, इम्तिहान का जब तक नतीजा ना आ जाए ना, तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। खासतौर से मिठाई नहीं बांटते हम लोग घर में भी, नतीजे जब तक नहीं आते, रिजल्ट शीट देख ही लेते हैं। और एक चीज़ और याद आ रही है मुझे बीजेपी से जुड़ी हुई लड्डू को लेकर कि एक करीबन 15 साल हो गए इस बात को कि पार्टी के एक नए अध्यक्ष से उनका दोबारा चुनाव होना था, जिसके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के ही हैं, और वो महाराष्ट्र के ही है, नागपुर से है। तो उनका जिस दिन अगले दिन जब अध्यक्ष दोबारा से बनना था, उससे पहले ही कुछ बड़ी राजनीति हुई और उनका अध्यक्ष बनना रुक गया। उस रात में नितिन गडकरी साहब के और पार्टी दफ्तर में बड़े लड्डू बन रहे थे, क्योंकि अगले दिन बहुत बड़ा जश्न होना था, लेकिन वो जश्न नहीं हो पाया। वो जश्न नहीं हो पाया। अब ये लड्डू पहले से ही मन में लड्डू फूटते हैं, कुछ लड्डू बनवाने लगते हैं, खाने को भी मिलेंगे या नहीं ये कल तय होने वाला है।